नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम स्टोरी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये सब आपके लिए फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एसआई जयप्रकाश सिंह सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रविंद्र को साथ लिया और मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल एस ब्लॉक विकास नगर की गली नंबर 7 में स्थित मकान नंबर एसी 14 था। मकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। एसआई जयप्रकाश ने देखा मकान 2 मंजिल का था। घटना प्रथम तल पर हुई थी, वहां लोगों का हुजूम लगा था। 23-24 वर्षीय एक युवती का रो रो कर बुरा हाल था। भीड़ से पूछने पर मालूम हुआ कि यह युवती मृतका की छोटी पुत्री ज्योत्सना है। जब कोई सगा मारा जाता है तब दुख एवं सदमे से अपने यूं ही बेहाल हो जाते हैं। मां की हत्या पर बेटी का दुखी होना स्वाभाविक बात थी। जयप्रकाश और प्रमेंद्र कमरे में दाखिल हुए तो देखा बेड पर एक अधेड़ महिला मुर्दा पड़ी थी। उसके सिर पर काफी ज्यादा गहरी चोटें थी और गला लगभग आधा कटा हुआ था। बेड पर खून फैला था, बॉडी से निकलकर खून सूख चुका था। लाश के ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। लाश देखकर जयप्रकाश समझ गए कि मृतका बाहर रो रोकर बेहाल हो रही ज्योत्सना की मां है। अलबत्ता पुलिस अधिकारी के मात्र समझ लेने से कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं होती, उसके लिए विधिवत तहकीकात करनी होती है। कुछ पड़ोसी दरवाजे से कमरे की तरफ झांक रहे थे। एसआई जयप्रकाश उन पड़ोसियों से पूछते हैं, आप बता सकते हैं कि यह कौन है? सर, यह सुनीता है। सुनीता की लाश सबसे पहले किसने देखी? वहीं पर खड़ी बुजुर्ग महिला बोली, मैं पड़ोस में रहती हूँ। सुबह 7 बजे में जब सुनीता से मिलने आए तो उसे इस हाल में देखा और लाश देखकर मैंने बाहर जाकर शोर मचाया तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग छत पर गए तो वहां पर भी एक और लाश पड़ी देखी। जयप्रकाश और प्रमेंद्र ने तुरंत छत का रुख किया और देखा कि वास्तव में वहां भी एक लाश पड़ी थी। तहकीकात करने पर पता चला कि छत पर जिसकी लाश पड़ी थी वह राजेश था। उसके भी सिर पर किसी ठोस हथियार से प्रहार किए गए थे और किसी तेजधार हथियार से गला काटा गया था। लाशों का मुआयना करने के बाद जयप्रकाश ने घटना की गंभीरता से एसीपी सुभाष मलिक को अवगत कराया। वो बल सहित तुरंत मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर मलिक ने मौका मुआयना किया और आकलन किया कि मकान में जबरिया घुसपैठ नहीं हुई थी, ना ही लूटपाट जैसा कुछ हुआ था। हत्यारे मकान में आए सुनीता व राजेश को यमलोक की राह दिखाए और चले गए। जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया था उससे स्पष्ट था कि हत्यारे संख्या में 2 या 2 से अधिक रहे होंगे। मौका मुआयना करने के बाद सुभाष मलिक ने ज्योत्सना से तहकीकात की और पूछा, इस घर में कौन कौन रहता है? फर्स्ट फ्लोर पर मेरी मां अकेली रहती थी। छत पर जिसकी लाश पड़ी है वह कौन है? ज्योत्सना ने बताया कि वह राजेश है, मेरी मां का दोस्त। परिस्थितियों से मलिक को मामला दोस्ती से आगे तक का प्रतीत हो रहा था। मन की बात मन में दबाकर उन्होंने पूछा, घर में 2 कत्ल हुए और तुम्हें खबर तक नहीं हुई, ये कैसे संभव है? तुम कहां थी? ज्योत्सना ने बताया, बीती रात 10 बजे मैं अपनी सहेली ज्योति के घर सोने चली गई थी। नजदीक में ही उसका घर है। ज्योत्सना का जवाब मलिक को अटपटा और अविश्वसनीय लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा अपना घर है, फिर तुम सहेली के घर क्यों सोने गई थी? राजेश अंकल जब रात को हमारे घर में रहने आते थे तो मैं यहाँ नहीं सोती थी, ज्योति के घर सोने चली जाती थी। जब कभी मैं नहीं चाहती थी तब मम्मी स्वयं मुझे कहती थी, तुम ज्योति के घर जाकर सो जाओ। ज्योत्सना का जवाब सुनकर मलिक का मस्तिष्क दूर तक कल्पना करने लगा। मां अपनी युवा पुत्री को दूसरे के घर में सोने तभी भेजती है जब कोई पाप करना चाहती है। राजेश के आने पर ज्योत्सना सहेली के घर जाकर सोती थी। इसका मतलब यह था कि राजेश सुनीता का दोस्त नहीं, यार था। यार से वह बेरोक टोक रंगलियां मनाती थी। बेटी की उपस्थिति रंग में भंग पैदा करने की संभावना रहती थी, इसीलिए सुनीता उसे घर से बाहर भेज देती थी। कुल मिलाकर सुनीता ममतामयी मां नहीं, यारबास महिला थी। संभवतः सुनीता की रंगलिया ही दोहरी हत्या का कारण बनी थी। असल मामला क्या था, ये जांच का विषय था। मौके पर आवश्यक कार्यवाही के उपरांत मलिक ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को डीडीयू अस्पताल भेज दिया। उसके बाद ज्योत्सना के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डबल मर्डर का खुलासा करने के लिए उसी दिन यानी 6 अगस्त 2016 को डीसीपी पश्चिम दिल्ली पुष्पेंद्र कुमार ने 2 जांच दल गठित की और 7 अगस्त को दोनों टीमें घटनास्थल पर पहुंची। ज्योत्सना घर में ही थी, तब तक दूसरे परिजन भी आ चुके थे। उन्होंने ये जानने के लिए कि घर से कुछ लापता तो नहीं है, लेकिन सारे सामान घर में ही थे। घर में सब कुछ अपनी जगह पर था। अगर कुछ नहीं था तो सुनीता और राजेश के मोबाइल फोन। ज्योत्सना ने उनके नंबर पुलिस को नोट करा दिए। मामले की तह में पहुंचने के लिए सुनीता व राजेश के अतीत की जानकारी जरूरी थी।
जांच दल ने इस बाबत तहकीकात की तो सुनीता का अतीत सामने आ गया। 45 वर्षीय सुनीता का मायका दिल्ली के रंगोला थाना क्षेत्र के गांव बरौला में था। वह 2 भाई और 2 बहनों के बीच की थी। 25 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुमायूंपुर जिला रोहतक हरियाणा निवासी रामकुमार से हुआ था। वह किसान था, अपनी जमीन पर खेती करके परिवार की आजीविका चलाता था। समय बीतता गया और सुनीता 3 बच्चों की मां बनी, जिनमें 2 बेटी तथा 1 बेटा था। शादी से पहले रामकुमार शराब पीने का शौकीन था। आगे चलकर उसका ये शौक लत में बदल गया। लत भी ऐसी कि वह 8 पहर शराब के नशे में घुत रहने लगा। सुनीता ने उसे बहुत समझाया कि शराब बुरी चीज है, यह इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। अब वह अकेला नहीं, पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारियां भी उस पर है। उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। शराब पीने को जी मचले तो बच्चों का मुंह देख लिया करे। जिम्मेदारी का एहसास होगा तो इस बुरी लत से स्वयं पीछा छूट जाएगा। रामकुमार पत्नी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। वह शराब छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए इस दिशा में उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। ज्यादा शराब पीने के दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगे। पहले रामकुमार शराब पीता था, फिर शराब रामकुमार को पीने लगी। वह अंदर ही अंदर खोखला हो गया। इसके बाद उसे कोई ऐसा जानलेवा रोग लगा जो उसे चिता तक ले गया। ये सन 2011 की बात है। पति की मौत के बाद ससुराल से सुनीता का मन उचट गया। उसे ये भी महसूस होता था कि हुमायूंपुर में उसका और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित एवं सुख में नहीं है। जमीन तो थी मगर उस पर खेती करने वाला कोई नहीं था, तो उसने जमीन बेच दी और तीनों बच्चों को लेकर दिल्ली चली आई। सुनीता ने कुछ दिन मायके में गुजारे, फिर विकास नगर में विकास वैली स्कूल के निकट गली नंबर 7 में स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल किराए पर ले लिया। नीचे वाले फ्लोर पर एक और परिवार किराए पर रहता था। 3 साल पहले सुनीता ने बड़ी बेटी की शादी की थी। इसके कुछ दिन बाद बेटे अंकुर को बेटी के साथ उसके ससुराल भेज दिया कि अंकुर की सही देखभाल मुझसे नहीं हो पा रही है, इसे तुम अपने साथ रख कर पढ़ाओ। साले के स्थायी रूप से रहने से जीजा को आपत्ति नहीं थी, तो अंकुर बहन बहनोई के साथ रहने लगा। अब बची छोटी बेटी ज्योत्सना, लगभग 3 वर्ष पूर्व सुनीता ने उसका भी विवाह कर दिया था। ज्योत्सना का पति सोनीपत हरियाणा में रहता था और बालू का कारोबार करता था। घर में अब सुनीता अकेली रह गई। पड़ोसियों से पुलिस को मालूम हुआ सुनीता क्रोधी स्वभाव की महिला थी। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। छोटी छोटी बात का भी वह बतंगड़ बनाने में माहिर थी। उसने दोनों बेटियों को ब्याह कर ससुराल भेज दिया। पुत्र अंकुर को भी बड़ी बेटी की ससुराल में छोड़ दिया। इसके बाद वह आजाद और अपने मन की मालिक हो गई। रोज नए नए पुरुषों का उसके घर आना शुरू हो जाता था। उनके साथ बैठकर वह शराब भी पीने लगी। शराब का नशा होने पर झूमती डगमगा गाती हुई सुनीता घर से बाहर भी निकल आती थी तो सुनीता के पास कोई ना कोई पुरुष आता रहता था, जो आता शराब की बोतल और खाने पीने का सामान लेकर आता था। लेकिन पिछले 6 माह से राजेश का सुनीता के घर खूब आना जाना था। एक राजेश ही था जो 6 माह से नियमित रूप से सुनीता के घर में आ रहा था। राजेश भी शराब की बोतल लेकर आता था। सुनीता व राजेश साथ बैठकर शराब पीते थे। उसके बाद अपने जज्बात जगाते बंद मकान में कैसा धमाल मचता होगा। पड़ोसियों को ये अनुमान था, क्योंकि उस वक्त खिड़की दरवाजा अंदर से बंद होते थे, इसलिए किसी ने दोनों को कभी आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखा था। जानकारी से स्पष्ट था कि सुनीता की भी आधी उम्र हो गई थी, मगर उसकी हवस तूफानी वह बेलगाम थी। वह विधवा का सादा जीवन नहीं बल्कि सिद्धभवा सा रंगीन जीवन जी रही थी। हर रात उसे शराब और सेक्स चाहिए था। अपने ये दोनों शौक पूरे करने के लिए उसने इकलौते बेटे तक को घर से बाहर भेज दिया था। बेटी ज्योत्सना ससुराल से आती थी तो वह उसे भी घर में नहीं सुलाती थी। ज्योत्सना की उपस्थिति सुनीता की काम वासना में बाधा बनती थी, इसलिए वह उसे ज्योति के घर में सोने भेज देती थी। ज्योत्सना भी इस बात को समझती थी कि माँ उसे क्यों और किस लिए ज्योति के घर सोने भेजती है, मगर सब कुछ जानने व समझने के बाद संकोचवश अपनी जुबान बंद रखती थी। जिस रोज सुनीता की हत्या हुई तब भी ज्योत्सना मायके आई हुई थी। पुलिस ने ज्योत्सना से दोबारा तहकीकात की तो उसने बताया 5 अगस्त 2016 की शाम को राजेश अंकल शराब की बोतल लेकर आए थे। उनके आते ही मुझे मां ने खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया और स्वयं राजेश अंकल के साथ छत पर चली गई। इसके बाद बोतल खोली और दोनों जाम लगाने लगे, यानी कि सुनीता और राजेश शराब पी रहे थे। पुलिस थोड़ा चौंकी। पुलिस ने कहा, क्या तुम्हारी मां रोजाना शराब पीती थी? ज्योत्सना ने शर्मिंदगी के अंदाज में सिर झुकाकर बताया, बात शर्मनाक है लेकिन मां के कातिल को पकड़वाना है।
इसलिए बताना भी जरूरी है। ज्योत्सना की आवाज धीमी हो गई। राजेश अंकल रहे हो या कोई दूसरे अंकल जो भी देर शाम को आता था, माँ उससे कहती थी, जब भी आओ शराब लेकर आया करो, छक्कर शराब पिए बिना मेरी देह नहीं जागती। जांच दल के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी के मन में एक ही बात थी, ढलती उम्र में सुनीता का ये हाल था तो चढ़ती जवानी में ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाती रही होगी। इंस्पेक्टर राठी ने तहकीकात आगे बढ़ाई। तुम्हारी माँ का चरित्र हम समझ रहे हैं, आगे की बात बताओ। तुम किचन में खाना पका रही थी, सुनीता और राजेश छत पर शराब पी रहे थे, फिर क्या हुआ? रात 9:30 बजे माँ ने मुझे पुकारा और खाना लगाने को कहा। मैं 2 थाली लगाकर छत पर ले गई। वहां से शराब की खाली बोतल, गिलास, नमकीन, सलाद की झूठी प्लेट उठाकर वापस लाए। इसके बाद पुनः छत पर जाकर पानी और धुले हुए 2 गिलास दे आए। ज्योत्सना की बात खत्म हुई तो सुभाष मलिक ने प्रश्न किया। फिर किचन में बैठकर मैंने भी खाना खाया, शराब की खाली बोतल कूड़े में फेंक दी और झूठे बर्तन मांज दिए, ज्योत्सना ने बताया। इन सब कामों से मैं फारिग हुई थी कि माँ झूठी थालियां लेकर आ गई। खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे लताड़ा। फिर बोली, ये बर्तन भी मांज दो और ज्योति के घर जाकर सो जाओ। राजेश को शराब अधिक हो गई है, वह घर जाने की हालत में नहीं है, इसलिए यही सोएंगे। बर्तन मांजने के बाद मैं ज्योति के घर जाकर सो गई थी। 6 अगस्त की सुबह मुझे खबर मिली कि माँ और राजेश अंकल की हत्या हो गई है। तब मैं ज्योति के घर से यहाँ आई। तुम्हें किसी पर शक है? पुलिस ने पूछा। ज्योत्सना जी नहीं। अन्य परिजनों ने भी सुनीता से किसी की नई या पुरानी रंजिश होने से इनकार कर दिया। जांच दल ने अब अपना ध्यान राजेश पर केंद्रित किया। तहकीकात से पता चला कि 44 वर्षीय राजेश रोहिणी में रहता था और वह किसी बड़े व्यवसायिक का ड्राइवर था। राजेश बाल बच्चे वाला था मगर मिजाज से शौकीन था। नई नई स्त्रियों से संबंध रखना उसे अच्छा लगता था। पूछताछ में पता चला कि एक बार कहीं पर सुनीता और राजेश की मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। राजेश सुनीता को शराब ही नहीं पिलाता था बल्कि उसके सारे खर्च भी उठाता था। इसके एवज में सुनीता उसे देह सुख प्रदान करती थी। राजेश के परिजनों ने भी किसी से उसकी रंजिश होने से इनकार कर दिया। तहकीकात से कोई सूत्र नहीं मिला तो जांच टीम ने सुनीता व राजेश के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। 8 अगस्त की शाम से दोनों फोन लगातार बंद थे, इसलिए उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। दोहरा हत्याकांड तो हुआ था मगर लाख माथापच्ची करने के बाद भी पुलिस को कोई मोटिव नहीं मिल रहा था। बिना मोटिव के कोई भी अपराध नहीं होता। यह तो डबल मर्डर था, लेकिन इसके पीछे कोई जबरदस्त मोटिव होना चाहिए था। जांच दल ने इस केस को ईर्ष्या या नफरत के नजरिया से भी देखा, क्योंकि पुलिस का विचार था कि पिछले 6 माह से सुनीता केवल राजेश को समर्पित थी। किसी दूसरे पुरुष को वह घास नहीं डाल रही थी। संभव है कि किसी दिलजले ने इस बात से चिढ़कर सुनीता और राजेश को मार दिया हो कि अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। पुलिस ने उस दिशा में विवेचना करके सूत्र ढूंढने का प्रयत्न किया, मगर असफल रही। बताने वाले बताते थे कि अनेक पुरुषों से सुनीता का शराब और सेक्स का रिश्ता था। वह शराब पीती थी तो नशा उसके तन मन में सेक्स जगाता था, फिर बिस्तर पर धमाल होता था, परंतु कोई यह नहीं बता सका कि सुनीता के धमाल के साथी कौन थे, उनके क्या नाम थे और कहां रहते थे। इसीलिए पुलिस भी अंधेरे में भटकती रह गई। सूत्र की तलाश में जांच दल एक बार फिर सिर जोड़कर बैठा। घटना के अनेक संभावित पहलुओं पर विचार करने के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता का कोई परिजन ही उसकी बदजलनी से खिन्न हो। सुनीता की चरित्रहीनता के गंदे छींटे उसके भी दामन को दागदार बना रहे हो, इसीलिए उसने सुनीता को कत्ल करके गंदगी साफ करने का इरादा बनाया हो और इत्तेफाक से घर में सुनीता के साथ राजेश मिला तो उसे भी मार दिया। सुनीता के ऐसे करीबी उसके दामाद और पुत्र अंकुर हो सकता था, लेकिन अंकुर छोटा था, वह दोहरा हत्याकांड कर सकता है, यह सोचना भी एक जांच का विषय था। अब पुलिस ने ध्यान सुनीता के दामादों पर फोकस किया। इसी छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुनीता की रंगीनियों की खबर उसके दोनों दामाद को भी थी। वे कहते भी थे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सुनीता की हरकतों के चलते वह ससुराल आना पसंद नहीं करते थे। छानबीन से पुलिस को मालूम हुआ कि ज्योत्सना के पति से अधिक उसका देवर अमित सुनीता से खार खाता था। वह ज्योत्सना से कहता भी था, भाभी तुम जितनी अच्छी हो तुम्हारी माँ उतनी ही बुरी, उसकी शक्ल देखता हूं तो खून खोलने लगता है। जांच दल ने अमित को तफ्तीश में शरीक करने के लिए उसकी तलाश की तो वह लापता मिला। परिजनों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अमित 5 अगस्त की शाम से लापता है। चौंकाने वाली एक अन्य बात भी पुलिस को मालूम हुई कि अमित के साथ उसका दोस्त सुमित भी लापता था।
19 वर्षीय सुमित के पिता का नाम सत्यवीर शर्मा था। औसत पढ़ाई करने के बाद वह मटर गश्ती करता घूमता रहता था। पड़ोसी अमित से सुमित की गहरी दोस्ती थी। उक्त सूचना से पुलिस को लगा कि अमित के साथ सुमित के भी हाथों में अपराध की कालिख लगी है। 5 अगस्त को देर रात सुनीता व राजेश की हत्या हुई और उसी शाम से दोनों दोस्त लापता थे। संदेह के बादल घने हुए तो पुलिस अमित की कुंडली खंगालने में जुट गई। 20 वर्षीय अमित कुमार के पिता का नाम राम कुमार है। वह अपने परिवार के साथ हरियाणा के सोनीपत में गोहाना थाना सदर के गांव बिचपड़ी में रहता था। पिछले वर्ष तक अमित रूस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। किन्हीं कारणों की वजह से वह पढ़ाई पूरी न करके वापस लौट आया था। वर्तमान में वह रोहतक के प्राइवेट का कृष्णा क्लिनिक में कंपाउंडर था। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि ज्वाइन के केस में अमित पहले भी एक बार जेल में बंद हो चुका है। शक की सुई अमित और सुमित पर ठहरी तो जांच दल ने उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस में कई ठिकाने पर छापे मारे, लेकिन जांच दल को सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन एक मुखबिर की सूचना पर 8 अगस्त 2016 की शाम को सोनीपत के गढ़ इलाके से अमित व सुमित को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों को दिल्ली स्थित थाना रंगोला लाकर पूछताछ की गई तो शराबी सुनीता तथा उसके प्रेमी की हत्या की साजिश के ताने बाने खुलने में अधिक देर नहीं लगी। रामकुमार जब ज्योत्सना को अपनी बहू बनाकर ले गए तब उन्हें सुनीता के चरित्र की जानकारी नहीं थी, ना ही उनके परिवार को और ना ही ज्योत्सना के होने वाले पति को। जब शादी हो गई तब सुनीता के काले कारनामे उन लोगों के सामने आने लगे और जिन्हें सुनीता के चरित्र की जानकारी थी वे लोग उन पर व्यंग के बाण भी छोड़ने लगे कि रामकुमार तुमने क्या देखकर सुनीता के परिवार से रिश्ता जोड़ा, वह कैसे लोग हैं, पता कर लिया होता तो आज ये किचट तुम लोगों पर ना पड़ रहा होता। माँ बुरी है तो बेटी कौन सी दूध की धुली होगी, अभी नई नई शादी हुई है इसलिए सच्चरित्र होने का दिखावा कर रही है। समय बीतने तो ज्योत्सना भी अपना रंग दिखाने लगेगी। रामकुमार और उसके परिवार को विश्वास था कि माँ चाहे जैसी हो पर उसकी बेटी हरगिज बुरी नहीं है, उसका चरित्र और सोच बेदाग है, इसीलिए परिवार का कोई भी सदस्य ज्योत्सना को प्रताड़ित नहीं करता था। परिवार में ज्योत्सना को भले ही कोई कुछ ना कहता हो पर कहने वालों की जुबान थोड़ी रोकी जा सकती थी। जिसके जो मुंह में आता सरेआम कहता रामकुमार परिवार शर्म से पानी पानी होने के अलावा क्या कर सकता था। बात तब गंभीर हो गई जब सुनीता के साथ साथ लोग ज्योत्सना की ससुराल वालों को भी लपेटे में लेने लगे। बड़े इज्जतदार बने फिरते हैं, मान सम्मान की ऐसी ही परवाह होती तो सुनीता जैसी औरतों से रिश्ता नहीं छोड़ते। जैसी वह है वैसे ही ये लोगों होगे। सुनीता की कलाई खुल गई, इनकी कलाई छुपी हुई है। अनैतिक तो सुनीता कर रही थी पर पैसे के लिए पुरुषों के सम्मुख समर्पण करती थी अथवा उसकी वासना बेलगाम थी, सही तौर पर कहा नहीं जा सकता था। हाँ, सुनीता की करनी से बदनाम ज्योत्सना के ससुराल वाले हो रहे थे। इन सारी इधर उधर की बातों से अमित बुरी तरह आहत व परेशान था। वह ज्योत्सना से कहता भी था, भाभी तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी माँ बुरी क्यों है। प्रभु भजन की उम्र में उससे वासना का खेल खेलते जरा भी शर्म नहीं आती। विधवा होने की लाज भी उनसे नहीं रखी जा रही। देवर की किसी बात का ज्योत्सना के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके दिल पर चोट लगती और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। अमित ज्योत्सना का बेहद सम्मान करता था। उसकी आंखों से आंसू बहते देखकर अमित के दिल में मानो आग लग जाती। लोगों के बीच हो रही बदनामी और लोगों के तानों से आजिज होकर आखिरकार अमित ने सुनीता की हत्या करने का फैसला कर लिया। हत्या जैसे संगीन जुर्म कर पाना अकेले अमित के बस की बात नहीं थी, तो उसने इस बाबत सुमित से बात की और उसे दोस्ती का वास्ता दिया। दोस्ती की खातिर सुमित हत्या में अमित का सहयोग करने को राजी हो गया। इसके बाद उन दोनों ने हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत अमित और सुमित 5 अगस्त रात 9 बजे दिल्ली स्थित सुनीता के घर पहुंच गए। बीते 2 दिन से ज्योत्सना मायके में थी। उसने अमित को यह भी बताया हुआ था कि जब राजेश आता है तो माँ उसे ज्योति के घर सोने भेज देती है। उस रात भी राजेश आया हुआ था। अमित व सुमित दूर से सुनीता के घर पर नजर रखे रहे थे। रात 9:15 बजे ज्योत्सना घर से निकलकर ज्योति के घर सोने चली गई तो अमित व सुमित सुनीता के घर जा पहुंचे। अब तक उन्होंने सुनीता के साथ साथ राजेश की भी हत्या करने का निर्णय कर लिया था, ताकि पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी में उलझ जाए और कानून के हाथ उनकी गर्दन तक ना पहुंचे। ज्योत्सना दरवाजा खुला छोड़ गई थी। सुनीता को भी दरवाजा बंद करने की सुध नहीं थी। अमित व सुमित के लिए ये सुनहरा मौका था। दोनों तभी दबे पांव मकान में दाखिल हो गए। नीचे कोई नहीं था। अमित व सुमित छत पर पहुंचे तो सुनीता व राजेश को नग्न अवध होकर चुम्मा चाटी करते पाया। अमित व सुमित को देखकर दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए।
अमित ने उन्हें संभलने या अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया। साथ लाए हथौड़ी से उसने राजेश के सिर पर एक के बाद एक कई घातक प्रहार कर डाले। सिर पर आफत मंडराती देख सुनीता छत से जीना उतरकर अपने कमरे की तरफ भाग ली। सुमित सुनीता के पीछे लपका और कमरे में उसे दबोच लिया। इस बीच अमित ने राजेश का गला काटकर उसकी लीला समाप्त कर दी। फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर पर गया और सुमित के साथ मिलकर सुनीता की भी वही हसल किया जो राजेश का कर चुका था। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अमित व सुमित ने खून से सने हाथ धोए, हथौड़ी और चाकू से भी खून धोया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सुनीता और राजेश के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके जेब में रख लिए। राजेश का पर्स भी निकालकर जेब में रख लिया और दोनों मौके से फरार हो गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एक चाकू, एक हथौड़ी और राजेश का पर्स बरामद कर लिया। पर्स में राजेश की आईडी थी और HDFC बैंक का मास्टर कार्ड और 400 रुपये नकद थे। पूछताछ के बाद अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।